Assalamu alaikum. This is lecture 11.1. After discussing with analysis modeling, हमने ARD देखा 10.2 में. Then आज की इस यूनिट में हम कवर करेंगे DFDs. DFD का ओवरव्यू मैं दे चुकी हूँ लेक्चर नंबर 10 में कि डाटा फ्लो डायग्राम होती क्या है. ये फ्लो ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करती हैं कि डाटा किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर में फ्लो होगा, किस तरह से डाटा इनपुट होगा, देन वो प्रोसेस होगा और फिर वो प्रोसेस होने के बाद डाटा स्टोर से आप एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं और डाटा स्टोर में इनपुट कर रहे हैं और किस तरह से आपकी जो एक्सटर्नल कोई एंटिटी है उसको व्यू कर रही होगी. ठीक है. डाटा फ्लो डायग्राम्स में हम ये देख रहे होंगे. So DFD also provides information about the outputs and inputs of each entity and the process itself. So mainly यहाँ आपका होगा कि आपका input होगा, you will be having some input जिसको कोई external entity input दे रही होगी, कोई output होगा जो कि external entity देख रही होगी और कोई डाटा स्टोर होगा जहाँ कोई भी आपका डाटा जो भी आपका यूजर इनपुट दे रहा है, कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी इनपुट दे रही है, वो डाटा स्टोर हो रहा होगा. ठीक है. सो लेट मी क्लियर दीज ड्राइंग्स. देन हमने ये भी डिस्कस करा था कि किस तरह से इसकी नोटेशंस होती हैं. आपके पास एक्सटर्नल एंटिटी होगी, प्रोसेस होगा, डाटा फ्लो होगा, डाटा स्टोर होगा. एक्सटर्नल एंटिटी आप स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के आपके पास टू वेज हैं. या तो आप उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करें या फिर आप उसको राउंडेड रेक्टेंगल से या राउंडेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें. डाटा फ्लो को आप हमेशा एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे आपका पता चलेगा कि डाटा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, किस एंटिटी से किस प्रोसेस की तरफ जा रहा है. और डाटा स्टोर को आप हमेशा इन टू पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. डाटा स्टोर मींस कि आपका डाटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है. राइट. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. इन द लास्ट लेक्चर हमने एक एग्जांपल देखी थी क्विज सॉफ्टवेयर की कि आपके पास एक क्विज सॉफ्टवेयर है. उसको हम और कंटिन्यू करेंगे आज, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सिर्फ लेवल 0 तक देखा था कि एक क्विज सॉफ्टवेयर है जिसमें क्वेश्चंस जनरेट हो रहे होंगे. स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा, उसमें से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पिक करेगा, देन उसका आंसर करेगा. एट द एंड जो भी उसका आंसर उसने दिया उसका रिजल्ट जनरेट होकर स्टूडेंट के सामने आ जाएगा. ठीक है. तो इसकी लेवल 0 DFD कैसी थी? इसकी लेवल 0 DFD कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले आपके पास होगा क्या, आपके पास क्वेश्चन नंबर जनरेट होके आएगा. स्टूडेंट उस क्वेश्चन नंबर में से क्वेश्चन टेक्स्ट देखेगा. क्वेश्चन टेक्स्ट देखने के बाद स्टूडेंट आंसर इनपुट करेगा और आंसर जब क्विज सॉफ्टवेयर में आप इनपुट कर देंगे तो वो क्विज सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देगा कि आपका रिजल्ट क्या आया है. ठीक है. अब द थिंग इज ये लेवल 0 DFD है. ठीक है. दिस इज लेवल 0 DFD जिसको आप कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD भी कहते हैं. अब करना क्या है, अब आपको इसी एग्जाम्पल की लेवल 1 DFD बनानी है. बट जब भी आप लेवल 1 DFD बनाने की बात करते हैं तो लेवल 1 DFD हम सिर्फ देखते ही बनाना शुरू नहीं करते थे. लेवल 1 DFD बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करें. ठीक है. सोचें कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास एक्सटर्नल क्वांटिटीज क्या होंगी, हमारे पास फंक्शंस क्या होंगे और हमारे पास डाटा स्टोर्स क्या होंगे. एक्सटर्नल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सारे नाउन्स, वो सारी एंटिटीज जो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेंगी. फंक्शंस क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की. और डाटा स्टोर्स क्या होंगे कि सॉफ्टवेयर में किस किस तरह का डाटा स्टोर होगा. ठीक है. तो जब हमें पता है कि सॉफ्टवेयर के साथ एक स्टूडेंट डील कर रहा है, कोई टीचर मेंशन नहीं है, तो एक ही एक्सटर्नल एंटिटी होगी जो कि स्टूडेंट होगा. देन फंक्शंस क्या होंगे कि आपने देखा सबसे पहले वो कह रहा है कि क्वेश्चंस जनरेट हो रहे होंगे, तो एक फंक्शन होगा जो क्वेश्चंस को जनरेट करा रहा है. देन आपने कहा कोई सेकंड फंक्शन ऐसा होगा जो आंसर्स को रिकॉर्ड करवा रहा है, उन आंसर्स को रिकॉर्ड करवा रहा है जो यूजर इनपुट दे रहा है. अच्छा, यहाँ आपके पास एक जहन में एक बात आ सकती है कि आंसर को तो रिकॉर्ड कराएं तो डायरेक्ट डेटाबेस में हो. तो DFD के रूल्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्ट आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकती. किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू ही आपके डेटाबेस में आपका कोई भी रिजल्ट जाएंगे. तो जो भी आंसर आएगा पहले वो किसी फंक्शन के थ्रू ही आपके डेटाबेस में जाएगा, डायरेक्टली डेटाबेस में जाके सेव नहीं हो सकता. इस वजह से आंसर्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर फंक्शन बनेगा जो कि आंसर्स को इनपुट लेगा और उसको पर्टिकुलर किसी क्यूरी के थ्रू ही डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे. तो क्यूरी रन करना इज अ फंक्शन. तो रिकॉर्ड आंसर्स का एक प्रॉपर फंक्शन बनेगा. देन एक फंक्शन होगा जो रिजल्ट इवेल्युएट करेगा. रिजल्ट कैसे इवेल्युएट होगा? ऑब्वियसली जो स्टूडेंट ने आंसर्स दिए होंगे उन आंसर्स को जो करेक्ट आंसर्स हैं उनसे मैच करेगा और फिर रिजल्ट इवेल्युएट होगा कि कौन सा आंसर जो यूजर ने दिया है या स्टूडेंट ने दिया है वो सही है और कौन सा आंसर गलत है. देन डेटा स्टोर्स वुड बी लाइक कि उसमें मैक्सिमम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका एक क्वेश्चन बैंक होगा. वो आंसर्स होंगे जो करेक्ट हैं
और वो आंसर्स होंगे जो स्टूडेंट ने एंटर किए, राइट। तो सिनेरियो को देख के सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जितना इंटेलिजेंटली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव आपकी डीएफडी बनेगी। सही है। तो अब इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम आते हैं डीएफडी बनाने पे कि डीएफडी। ओके, ये सारी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। अब सबसे पहले तो आप हमेशा रफ वर्क में डीएफडी बनाया करें, देन विजियो पे जाएंगे हम। ओके सो हमारे पास क्या था कि लेट मी जूम इट, ये एक रफ वर्क है, विजियो पे अभी हम बनाएंगे इसकी डीएफडी। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करी थी उसमें आपने फंक्शंस क्या बनाए थे कि जनरेट क्वेश्चंस नंबर 1। इसको हमेशा आप लेबल जरूर करेंगे, लेबल करना इसको बहुत जरूरी है। हर फंक्शन को आप जरूर लेबल करेंगे। पहला फंक्शन ये है कि सबसे पहले क्वेश्चंस जनरेट होंगे, देन जो भी आंसर्स यूजर इनपुट करेगा वो रिकॉर्ड होंगे, देन आंसर्स रिकॉर्ड होने के बाद उन रिकॉर्डेड आंसर्स के नतीजे में आपको रिजल्ट इवेल्युएट करना, ये थर्ड स्टेप होगा। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या करा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर पिक कर लिया। जो भी क्वेश्चंस उसके पास नंबर्स थे उसमें से एक क्वेश्चन पिक करके इनपुट दे दिया। देन जो भी क्वेश्चन नंबर उसने पिक किया था उसका टेक्स्ट स्टूडेंट के सामने आ गया, जिसको आप लेबल करेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट से। इस डेटा फ्लो को लेबल करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट किया है स्टूडेंट ने, तो उसको क्वेश्चन नंबर उस एरो पे जरूर लिखें। देन उसके पास जो क्वेश्चन टेक्स्ट आया है तो उस क्वेश्चन टेक्स्ट को भी जरूर लेबल करें कि ये क्वेश्चन टेक्स्ट स्टूडेंट व्यू कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन से। क्वेश्चन टेक्स्ट देखने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, अपना आंसर देगा। तो जो भी आंसर स्टूडेंट देगा वो आंसर के एरो को भी जरूर लेबल करें कि ये डाटा फ्लो हो रहा है। डाटा क्या है कि आंसर वो जो भी दे रहा है वो आंसर्स वाले फंक्शन में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है। अब आंसर्स वाले फंक्शन में जो भी आंसर रिकॉर्ड हुआ, फिर वो फंक्शन उन सारे आंसर्स को जो स्टूडेंट ने दिए हैं एक डेटाबेस में जाके सेव करवा देगा, जिस डेटाबेस का नाम क्या होगा, स्टूडेंट के आंसर्स का डेटाबेस, जो कि है स्टूडेंट आंसर्स। देन जो भी स्टूडेंट के आंसर्स का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट का आंसर रिकॉर्ड हो रहा है, वो फिर इनपुट कर देगा इवेल्युएट रिजल्ट वाले फंक्शन में, जो कि स्टूडेंट के आंसर्स को मैच करेगा करेक्ट आंसर से। ठीक है। करेक्ट आंसर्स वो इनपुट ले लेगा डाटा स्टोर से। ठीक है। जब इसको मैच कर लेगा दोनों को तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट इवेल्युएट करके स्टूडेंट को व्यू करा देगा। ठीक है। ये डेटाबेस मैंने डिस्कस नहीं किया, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि जो क्वेश्चन बैंक है आपका, क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस रखे हुए जो कि एक डाटा स्टोर है, उससे सारे क्वेश्चंस जनरेट क्वेश्चंस वाले फंक्शन में इनपुट हो रहे हैं और वो स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर दिखाता है, जिससे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पिक करता है और फिर क्वेश्चन टेक्स्ट उसके पास रिप्रेजेंट आ जाता है, जिससे वो आंसर देता है, जिसको देखने के बाद वो आंसर देता है। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया रफ वर्क करने के बाद हमने एक पेपर पे डायग्राम बना ली जिसको हम और देख सकें इसमें कुछ और होने की गुंजाइश है या नहीं है। जब हम इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं देन हम इसको विजियो पे लेके जाते हैं। ठीक है। तो अब विजियो देखते हैं, विजियो क्या होता है। ओके सो जब आप अपना विजियो ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। ठीक है। तो इन सबको देख के सोचने की जगह कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप यही कर लिया करें कि आपको ब्लैंक ड्राइंग क्रिएट करना है। ठीक है। जब आप ब्लैंक ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होता है हमेशा कि मोर शेप्स का। ठीक है। तो मोर शेप्स में सबसे पहले तो आप फ्लो चार्ट के शेप्स, बेसिक फ्लो चार्ट शेप्स अडॉप्ट कर लिया करें। वो यहाँ से बेसिक फ्लो चार्ट के शेप्स आ जाते हैं आपके पास। या तो आपको एरो शेप्स चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, हमें क्या बनानी है, हमें डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है। तो यहाँ आप देखें मोर शेप्स में ही आपके पास यहाँ सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मेंशन होता है। सॉफ्टवेयर डेटाबेस में जाके जब आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो यहाँ आपके पास डाटा फ्लो डायग्राम्स का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ से आप डाटा फ्लो डायग्राम्स ले लेंगे। ठीक है। तो डाटा फ्लो डायग्राम जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ नजर आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ आपको नजर आ रहे हैं सारे शेप्स। ठीक है। प्रोसेस को जैसे मैंने कहा था राउंडेड से भी हो सकता है, और प्रोसेस राउंडेड के अलावा राउंडेड स्क्वायर के अलावा प्रोसेस आपके पास सर्कल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्कल है तो हम प्रोसेस को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये हमारा एक्सटर्नल एंटिटी के लिए स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो अगर मैं क्विज सॉफ्टवेयर का डीएफडी बनाना चाहूँ तो मेरे पास 3 फंक्शंस हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको सिंपली। 3 प्रोसेसेस मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है। जो भी प्रोसेस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उस प्रोसेस पे आपको मैंने जैसे कहा कि लेबल्ड नेम्स देने, उसको प्रॉपर नेम्स देने जो देख के समझ आए अच्छा भाई ये प्रोसेस ये काम कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था, एडिट टेक्स्ट नंबर 1। मेरे पास क्या था,
नंबर 1 था कि क्वेश्चंस जनरेट करवा दें। ठीक है, तो ये मैं कर दूंगी जनरेट क्वेश्चंस। ठीक है, जनरेट क्वेश्चंस के बाद क्या है आपके पास, नंबर 2, इसको भी इसमें टेक्स्ट एंटर कर देते हैं। नंबर 2 आपके पास है रिकॉर्ड आंसर्स। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, आंसर्स रिकॉर्ड कर देंगे। ये वो फंक्शन हो गया जो आंसर्स रिकॉर्ड कर रहा है। थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन है आपके पास इवेल्युएट रिजल्ट। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस हो गए। अब क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे पास फंक्शंस हो गए, हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी एक ही है जो कि क्या है, स्टूडेंट है। तो इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट के अलावा आपके पास डाटा स्टोर्स कितने हैं, आपके पास 3 डाटा स्टोर्स हैं। तो डाटा स्टोर्स ये रहा, डाटा स्टोर के लिए आपने 3 डाटा स्टोर्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। ठीक है, डाटा स्टोर को भी आपको हर चीज को लेबल करना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये मैं सारे डेटाबेस लेबल कर देती हूँ, एडिट टेक्स्ट, जाके करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर्स। अब आपने एक ओवरऑल पिक्चर बना ली। अब आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, कनेक्टर गिरा, इस कनेक्टर से आप इसको कनेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ से इसके पास क्वेश्चन नंबर आएगा। देन जो भी क्वेश्चन नंबर वो सिलेक्ट करेगा, उस क्वेश्चन नंबर से इसके पास टेक्स्ट आ जाएगा उस क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड। और ये जो डेटाबेस है ये इस फंक्शन में सारे क्वेश्चंस इनपुट कर रहा है। इसके अलावा जो भी आंसर्स स्टूडेंट इनपुट देगा वो यहाँ रिकॉर्ड आंसर्स में चले जाएंगे, और वो रिकॉर्ड आंसर्स जो यहाँ पे इनपुट होंगे वो स्टूडेंट आंसर्स वाले डेटाबेस में चले जाएंगे। देन स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर्स हैं वो इवेलुएट रिजल्ट में आएंगे। सॉरी, स्टूडेंट के आंसर्स और करेक्ट आंसर्स दोनों आएंगे यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट के आंसर्स और करेक्ट आंसर्स दोनों यहाँ पे इनपुट होंगे, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो स्टूडेंट को डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ कमी क्या है, कमी सबसे बेसिक कमी जो हमें नजर आ रही है वो ये है कि हमारी जो लाइंस हैं वो लेबल्ड नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट सेलेक्ट करता है, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर लेबल करूंगी कि इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करता है स्टूडेंट, उससे रेलिवेंट उसका जो भी टेक्स्ट होता है, क्वेश्चन टेक्स्ट, वो स्टूडेंट के पास आ जाएगा। देन क्वेश्चन टेक्स्ट जो भी आता है वो कहाँ से आ रहा है, इस डेटाबेस में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस डेटाबेस में से जो भी क्वेश्चंस सिस्टम में जा रहे हैं वो आप लेबल करेंगे। ठीक है, ये आपने लेबल कर दिया। और ये वाले में क्या हो रहा है, ये आपने किस लिए ये एरो बनाया था कि आपके आंसर्स इसमें जाके सेव हो रहे हैं, जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें जाके सेव हो गए। ठीक है, ये किस लिए बनाया था कि इस एरो में क्या आ रहा है आपके पास, इस एरो के थ्रू आपके पास आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा क्लियरली। यहाँ पे आपके पास जो भी आंसर स्टूडेंट ने इनपुट दिया है वो आ रहा होगा। तो इसको आप कैसे लेबल करेंगे, इसको आप लेबल करेंगे स्टूडेंट आंसर्स से। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आंसर्स जो भी आपके पास थे वो यहाँ आ गए। देन स्टूडेंट आंसर्स जो भी इनपुट हुए थे, ये जो स्टूडेंट आंसर्स आपके पास इनपुट हुए थे, कंट्रोल सी, ये आपके पास यहाँ पर भी स्टूडेंट आंसर्स इस प्रोसेस में भी जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स आंसर्स को मैच कर रहा है किससे, इस एरो को भी लेबल करना पड़ेगा ना जिसमें करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर्स है, करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब द थिंग इज कि हमें एरो की भी जरूरत है कि कोई कि आपको फ्लो नजर आ सके ना। ठीक है, तो वो एरो हम कहाँ से लाएंगे, क्विक शेप्स में हमारे पास एरो होता है, एरो शेप्स में से हमने ये एरो ले लिया। ठीक है, तो ये एरो जस्ट आपको उठा के यहाँ लगा दें कि क्वेश्चन टेक्स्ट इसको नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस एरो का आप शेप कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से लगा दें कि यहाँ से इसको आंसर्स भी आ रहे हैं और क्वेश्चन टेक्स्ट भी इसी साइड से आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर वो सिलेक्ट कर रहा है तो इस एरो को उस तरफ घुमाना पड़ेगा।
कि मैंने एरो लिया, और क्वेश्चन नंबर क्योंकि स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है वो इस प्रोसेस में जा रहा है, तो इस एरो को आप यहाँ रिप्रेजेंट करवा दें कि भाई ये स्टूडेंट ने जो भी क्वेश्चन नंबर दिया वो यहाँ आ रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स इस डेटाबेस से इस साइड पे आ रहे हैं, तो उसके लिए ये एरो आप ऐसे बना दें। ठीक है, इट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडेबिलिटी, कि और ज्यादा अच्छे से ये रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि आंसर्स वो इनपुट दे रहा है स्टूडेंट, तो रिकॉर्डेड आंसर्स के लिए हमने ये एरो बना दिया कि ये आंसर्स स्टूडेंट ने इनपुट दिए हैं। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट डेटाबेस में से आंसर्स इनपुट ले रहा है, यहाँ से करेक्ट आंसर्स इनपुट ले रहा है, और स्टूडेंट के आंसर्स इनपुट ले रहा है, यहाँ से रिजल्ट इवेल्युएट होके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रीडेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। राइट, आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिल कलर से आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद इट। राइट, तो टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इसको मैं कोई और कलर दे देती हूँ। ठीक, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, लाइन किस स्टाइल की आप चाह रहे हैं, और लाइन अगर आपको लाइन की विड्थ बढ़ानी है तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं कि मुझे इस फंक्शन की लाइन ब्रॉड चाहिए ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे, और इस फंक्शन का कलर मुझे चेंज करना है। ठीक है ना, तो जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप डीएफडीज ड्रॉ कर रहे होंगे विजियो पे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक अच्छी डीएफडी ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। राइट, तो ये डीएफडीज की कंप्लीट हो गई है। ओके, सो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ये एक सिनेरियो है आपके सामने जिसमें एक ग्रेडिंग सिस्टम है, वो असाइनमेंट्स जनरेट करेगा। और वो असाइनमेंट्स कौन सबमिट करा रहे होंगे? स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सबमिट करा रहे होंगे। स्टूडेंट्स इस ग्रेडिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है इसमें कर क्या सकते हैं? असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, जो कि एक डेटा स्टोर में स्टोर हो रहे होंगे। क्या डाटा स्टोर होगा? वर्क का डाटा स्टोर होगा। ठीक है, वर्क के नेम से एक डाटा स्टोर होगा जिसमें सारे असाइनमेंट्स स्टोर हो होंगे। आप देखें यहाँ टीचर का भी रोल आ गया कि ये जो डाटा स्टोर है वर्क वाला, इसमें से आपका असाइनमेंट कौन एक्सेस कर सकता है? आपका टीचर एक्सेस कर सकता है, ताकि वो आपको क्या दे सके? ग्रेड दे सके। और टीचर ग्रेड देने के साथ साथ आपके असाइनमेंट के साथ कमेंट्स भी ऐड कर सकता है, और कमेंट्स के साथ वो ग्रेड्स भी ऐड कर सकता है आपके असाइनमेंट में। और रूल्स क्या है ग्रेडिंग के? जो भी रूल्स हैं वो टीचर व्यू कर सकता है मगर स्टूडेंट व्यू नहीं कर सकता। और टीचर रूल्स कहाँ से व्यू कर रहा होगा? एक सिलेबस का डेटाबेस होगा, वहां से रूल्स व्यू कर रहा होगा। आपका सिस्टम ऑपरेशनल है 13 आवर्स तक और एक डे में, और उसका स्लीप मोड जो है 0.5 मिनट से ज्यादा ना हो। सो द ग्रेड्स आर नाउ स्टोर इन द ग्रेड सेंटर स्टोर, वेयर फ्रॉम द ग्रेड्स कैन बी व्यू, कैन स्टूडेंट्स ग्रेड्स को देख सकते हैं। और ग्रेड कहाँ शो होंगे आपके? जब टीचर आपको ग्रेड असाइन कर देगा तो वो ग्रेड के डाटा स्टोर में सेव हो जाएंगे। जो कमेंट्स असाइन करेगा वो ऑब्वियसली कमेंट्स के डाटा स्टोर में सेव हो जाएंगे। सो इन केस ऑफ कंप्लेंट, हो सकता है कोई असाइनमेंट से स्टूडेंट सेटिस्फाई ना, तो जब उसको कोई कंप्लेन होती है कि कोई चीज़ चेक होना रह गई है, कोई मसला है, तो वो टीचर को अप्रोच कर सकता है एंड टीचर वो एरर फिक्स करेगा। So the syllabus of the courses can also be entered by the teachers and the students can view them. स्टूडेंट्स ग्रेड के अलावा, कमेंट्स के अलावा और भी क्या चीज देख सकता है? सिलेबस भी देख सकता है, वो सिलेबस दे सकता है जो टीचर एडिट करके स्टूडेंट को व्यू करवाना चाहता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो को देखते हुए आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप ये करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें आपके पास एक्सटर्नल एंटिटीज क्या होंगी, फंक्शंस क्या होंगे, और डेटा स्टोर्स क्या होंगे। ठीक है, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें, इन सब की इंडिविजुअल लिस्ट्स बना लें, तो उसके बाद आप एक रफ लेवल जीरो कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बनाएं कि अच्छा मेन इस सिस्टम का फंक्शन ये है, ये डाटा फ्लो हो रहा होगा स्टूडेंट से इस सिस्टम के थ्रू टीचर की तरफ, और ये मेरा ग्रेडिंग सिस्टम होगा।
ठीक है, देन आप इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज करते हुए इसकी क्या बनाएं, लेवल 1 डीएफडी। ठीक है, यहाँ जो आपका टारगेट है वो ये है कि आप इसकी लेवल 1 डीएफडी ड्रॉ करें। लेवल 1 डीएफडी के लिए जरूरी नहीं है आप हमेशा लेवल 0 डीएफडी यूज करें, बट उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। देन आप इसकी एक रफ लेवल 1 डीएफडी बनाएं, देखें उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, वो प्रॉपरली इस सिनेरियो को मीट कर रही है। आफ्टर डूइंग दिस रफ वर्क एक्चुअली देन फिर आप उसको विजियो पे लेके जाएं, फिर विजियो पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, हो सकता है विजियो काफी लोगों के पास इंस्टॉल ना हो रहा हो या कोई मसला हो, तो आप विजियो के अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं, ई ड्रॉ के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है, ट्रायल वर्जन उसका इजीली इंस्टॉल हो जाता है, ई ड्रॉ यूज कर लें। ठीक है, सब सेम फीचर्स होते हैं सब में। ठीक है, ई ड्रॉ यूज करें, एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस करें, आराम से हो जाएगा। इट्स जैसा ड्रॉप एंड ड्रैग सॉफ्टवेयर, राइट, इसमें कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वर्ड में भी तो फ्लो चार्ट के शेप्स होते हैं, वर्ड में भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहाँ कनेक्टर नहीं होता ना, फिक्स नहीं कर सकते, आपकी पिक्चर खराब हो जाती है। ठीक है, तो आप वर्ड से बहुत बेहतर है कि आप या तो विजियो यूज करें या ई ड्रॉ यूज कर लें। ई ड्रॉ विजियो ही है एक तरह से, इजीली डाउनलोडेबल। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट यूनिट आई विल बी डिस्कसिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस। मीनवाइल आप अपने तौर पे इसको करने की कोशिश करें, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इस सिनेरियो को देखते हुए ना आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की भी प्रैक्टिस करें। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपने जो यूजर रिक्वायरमेंट्स लिखी और जो उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखी वो लिखें। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी लिखें, यूजर रिक्वायरमेंट्स भी लिखें, और वो किस में आती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आप इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखें जिसमें एक सिस्टम रिक्वायरमेंट हो और उसको फिर एक्सप्लोर करें, सॉरी एक यूजर रिक्वायरमेंट हो और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपकी मल्टीपल हो उससे रिलेटेड, कि ये एक यूजर रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में मैप हो सकती है। जस्ट रिवाइज द लेक्चर ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और फिर आप इसका एक तरह से 4 रिक्वायरमेंट्स लिख लें। ठीक है, 4 यूजर रिक्वायरमेंट्स हो और उस यूजर रिक्वायरमेंट से जितनी भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं वो लिखें। एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखें जो कि आपको बिल्कुल सामने ही नजर आ रही होगी कि 13 आवर्स तक ऑपरेशनल है, तो एक कंस्ट्रेंट है, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। 0.5 मिनट स्लीप मोड होना से ज्यादा स्लीप मोड ना हो, ये एक फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन फिर आप इसकी लेवल 1 डीएफडी बनाएं। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप इसकी ईआरडी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी सिनेरियो को लेके कितनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, राइट। सो आई थिंक आई शुड एंड हियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।